विदुर भले ही खुलकर ध्रुव की तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन ध्रुव की तारीफ करते हुए खुद से कहा, तुम वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो ध्रुव। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ 70 हमलों को ही सहन कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर अपने बदन पर 80 हमलों को सहन किया। जमीन पर अधमरी हालत में पड़े ध्रुव को देखते हुए विदुर ने उससे आगे कहा, तुम्हारा आज का प्रदर्शन पिछले कई दिनों के प्रदर्शन से बेहतर था। अपने आचार्य विदुर के मुंह से इतना सुनने के बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद जब उसके शरीर में अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने ट्रेनिंग वाले अपने कपड़े उतार कर पास की चट्टान पर रख दिए और दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनने लगा जिसमें वो आया था। कपड़े पहनते वक्त जब जब उसके कपड़े मार वाली जगह को छूते, उसके मुंह से दर्द से कराने की आवाज निकलती और वो तड़प उठता। इधर विदुर अपने आप को एक सफेद रंग की रोशनी के रूप में गायब करते हुए ध्रुव की अंगूठी में चला गया। जाने से पहले विदुर ने ध्रुव से एक बात कही जो कि ट्रेनिंग के दौरान कई बार वो कह चुका था, अब जल्दी घर जाओ और जाकर अमृत धारा में अपने आप को डुबा दो ताकि तुम्हारे शरीर पर लगे हुए सारे घाव भर जाएं और तुम फिर से साधारण नजर आने लगो। अपने गुरुदेव विदुर की बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और कपड़े पहनने के बाद उस पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते से होते हुए शौर्य महल की ओर निकल गया। शौर्य महल पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे अमृत धारा वाले पानी के टब में नहाने के लिए चला गया और अमृत धारा का आनंद लेने लगा। उस टब में नहाने से उसके शरीर पर लगे घाव ठीक हो रहे थे। कुछ देर के बाद उसने अपने शरीर को पूरी तरह से टब में छोड़ दिया। इस दर्दनाक ट्रेनिंग सेशन को सहन करने के बाद ध्रुव अपने शरीर और दिमाग दोनों से पूरी तरह से थक चुका था। इस थकावट की वजह से कुछ ही देर में उसे टब में ही नींद आ गई। जब ध्रुव गहरी नींद में सो रहा था तब अमृत धारा अपना असर दिखा रही थी। वो ध्रुव के शरीर की उन सभी मांसपेशियों को मजबूती दे रही थी जो उस कठिन और दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान कमजोर हो गई थी। जब ध्रुव की नींद खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दस्तक दे चुकी थी और अब वो 23 किरणें सीधे ध्रुव के कमरे की खिड़की से होते हुए उसके चेहरे पर आ रही थीं। जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखों को खोलने के बाद अमृत धारा से भरे टब से उठने की कोशिश की, उसके शरीर की मांसपेशियां कड़कड़ाने लगी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपने आप से कहा, बस इस पल के लिए ही तो मैं ट्रेनिंग के समय इतनी मेहनत करता हूं ताकि मेरे शरीर में और जान आ पाए। इतना कहते हुए जैसे ही ध्रुव अमृत धारा से भरे हुए उस टब से बाहर निकला तो उसने देखा कि टब में अमृत धारा वाले हरे रंग के पानी ने अपना रंग बदल दिया। अब उसमें हरे रंग के पानी की जगह पूरी तरह साफ पानी दिखाई दे रहा था। उस पानी को देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, मुझे अमृत धारा का और इंतजाम करने के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। ये सोचते हुए कुछ ही देर में ध्रुव आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। ध्रुव ने अपने आप को आईने में देखकर खुश होते हुए खुद से कहा, अब आखिरकार मैं शक्ति के 5वें सितारे पर हूं, अब मैं नहीं रुकूंगा। आधे महीने में शक्ति का 4था सितारा और फिर अगले 1.5 महीने में शक्ति के 5वें सितारे को पाना पहले वाले ध्रुव के लिए नामुमकिन था। जिस तरह से ध्रुव अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगले साल तक उसके लिए अपनी शक्ति को 7वें सितारे पर ले जाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं थी कि ध्रुव के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अमृत धारा की बदौलत ही था, क्योंकि ध्रुव इन दिनों जिस तरह की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, बिना अमृत धारा के ये सब सह पाना उसके लिए नामुमकिन था। और शायद बिना अमृत धारा के तो वो ऐसी ट्रेनिंग करते हुए 7वें सितारे तक पहुंचने से पहले ही मर सकता था। ध्रुव ने फिर आईने में खुद को देखते हुए कहा, अगर मुझे अपनी शक्तियों के सितारों को आगे बढ़ाना है तो मेरे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है अमृत धारा के लिए फिर से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना। अपने आप से बातें करते हुए ध्रुव बेड पर आकर बैठ गया और अपने पास रखे हुए पैसों को जोड़ते हुए खुद से कहने लगा, मेरे पास अब भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अमृत धारा के लिए जरूरी सामान को खरीद सकूं। मुझे अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसों की कभी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस बार ध्रुव ने अंगूठी में बंद विदुर से पूछा, आचार्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार हम अमृत धारा बनाने के लिए पिछली बार वाली जड़ी बूटियों में से
कुछ जड़ी बूटियों को कम कर सकते हैं? इस बात को नकारते हुए विदुर ने कहा, बेशक तुम चाहो तो आधे से कम जड़ी बूटियां लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। दरअसल ध्रुव भी विदुर के सामने नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक रास्ता तो था, लेकिन वो सीधे तौर पर उसके बारे में अपने गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था। हालांकि इस बारे में वो पहले ही थोड़ी सी जानकारी विदुर को बातों ही बातों में दे चुका था। इस बार मौका पाते ही विदुर सीधे अपनी बात पर आ गया और कहने लगा, आचार्य, क्या आपको याद है कुछ दिनों पहले जब हम इरा और सनी के मुकाबले की प्रैक्टिस देख रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अमृत धारा के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में मैंने कुछ सोचा है। ध्रुव की इस बात पर विदुर पलक झपकते ही अंगूठी से बाहर आ गया और उसके सामने आकर कहने लगा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। तब ध्रुव ने विदुर से कहा, ठीक है आचार्य, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके अलावा भी कोई इस अमृत धारा को बना सकता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम ध्रुव? मार्कस पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उनको सही मात्रा में मिलाने से ही कोई इस तरह की अमृत धारा बना सकता है। अगर ये मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो ना जाने क्या से क्या बन सकता है और उसका तुम्हारे शरीर पर कोई जोखिम भरा असर भी हो सकता है, जो तुम्हें शायद अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगा। विदुर इन बातों के बारे में बता ही रहा था कि तभी ध्रुव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, आचार्य, मुझे ये पता है कि जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलाने से नुकसान हो सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके अलावा भी कोई है जो इस अमृत धारा को बना सकता है? इस बार विदुर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हो भी सकता है। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव किसी सोच में पड़ गया। अगले ही पल विदुर ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वुहान साम्राज्य में मेरे अलावा कोई और भी होगा जो इतनी बढ़िया अमृत धारा बना सके। इस बात को कहते समय विदुर की आंखों में गर्व झलक रहा था। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, आचार्य, आप तो कमाल हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि हम इस अमृत धारा की नीलामी करवाएंगे। जब इसकी ऊंचे दामों पर बोली लगेगी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हम उन पैसों से अच्छी तादाद में जड़ी बूटियां खरीदेंगे और अपने लिए और अमृत धारा बनाएंगे। ध्रुव की इस बात पर विदुर के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस तरह की चीजों को बनाने वाला कभी अपनी तैयार की गई किसी चीज को बेचना ठीक नहीं समझता था। विदुर ने सपाट लहजे में ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें। जब ध्रुव ने जान लिया कि इस अमृत धारा की नीलामी से विदुर को कोई परेशानी नहीं है तो वो खुश हुआ और उसके पास अब जितने पैसे बाकी थे उससे उसने कुछ जड़ी बूटियों को खरीदने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में ध्रुव बाजार में पहुंचकर बहुत ही जल्द वो जड़ी बूटियां खरीद कर ले आया, जिससे विदुर ने फिर से अमृत धारा बना ली। लेकिन सस्ती जड़ी बूटियों से इस बार विदुर ने जिस अमृत धारा को बनाया था उसका रंग पहले वाले हरे रंग के मुकाबले बहुत ही बेकार सा नजर आ रहा था। इस अमृत धारा को एक छोटी सी शीशी में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपने पास सुरक्षित रखी हुई उस शीशी को लेकर मैसेडोरिया शहर की सबसे बड़ी नीलामी वाली जगह पर जाने के लिए निकल गया। दरबार नीलामी घर मैसेडोरिया शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था, जिसे वुहान साम्राज्य के सबसे रईस खानदानों में से एक दरबार परिवार संभालता था। दरबार परिवार वुहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। इस परिवार के सभी से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनका वुहान साम्राज्य में एक अलग ही दबदबा था। वुहान साम्राज्य में जिस तरह से जयान परिवार का दबदबा था, ठीक उसी तरह से दरबार परिवार का भी दबदबा था। उनके दबदबे का असर नीलामी के वक्त भी देखने को मिलता था। चाहे कितना भी फायदा हो या नुकसान, कोई भी दरबार परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी घर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। वो पास वाली गली से अंदर गया और वहां से अपने मुंह पर एक काले रंग का नकाब डालकर निकला। इस नकाब के साथ साथ ध्रुव ने अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल लिया था। उसने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहन लिए थे, जिससे अब वो पहले से थोड़ा तगड़ा भी नजर आ रहा था।
उसे इस हुलिये में अब कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अपना हुलिया बदलने के बाद ध्रुव बेपरवाह हो गया था, बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जब लोगों को इस अमृत धारा के बारे में पता चलेगा तो इस बात को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा, क्योंकि शायद वो इस बात को समझ चुका था कि जब इस अमृत धारा के बारे में शहर के दलों को पता चलेगा तो हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखेगा। हर कोई चाहेगा कि अमृत धारा की मदद से उनका दल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अमृत धारा को पाने की चाह में कोई ना कोई उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए ध्रुव ने अपना हुलिया बदलने का ये रास्ता चुना था। एक बार फिर से नीलामी घर के ठीक सामने खड़े होने के बाद ध्रुव ने पूरे भरोसे के साथ उस नीलामी घर में कदम रखा। हालांकि उस नीलामी घर के बाहर कुछ सैनिक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। नीलामी घर में जाने के बाद ध्रुव ने बहुत ही जल्द अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया और तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई। उस कमरे पर लिखा हुआ था इंस्पेक्शन रूम। ये वही जगह थी जिसकी ध्रुव को तलाश थी। जैसे ही ध्रुव ने उस कमरे के अंदर अपने कदमों को बढ़ाया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा कमरा खाली था। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गई, जिसे देखकर ध्रुव ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ध्रुव की आवाज जैसे ही उस आदमी के कानों में पड़ी, वो अपनी जगह से उठकर ध्रुव के करीब आया। ध्रुव का पहनावा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल उसने ध्रुव से पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी चीज की जांच के लिए आए हैं? ध्रुव ने भारी भरकम आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दरअसल ये भारी आवाज ध्रुव की नहीं बल्कि उसकी अंगूठी में बंद विदुर की थी। इसके बाद ध्रुव कमरे के अंदर चला आया और उसने उस आदमी के सामने अमृत धारा की शीशी निकाल कर रख दी। उस आदमी ने अमृत धारा की शीशी को उठाया और उसे गौर से देखते हुए सूंघने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने ध्रुव को इज्जत देते हुए पूछा, क्या ये आपने बनाया है? उसके सवाल पर विदुर की आवाज आई, हाँ इसे मैंने तैयार किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? उसके सवाल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ विदुर की आवाज आई, अमृत धारा, आप इसे अमृत धारा कह सकते हैं। ये लोगों की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ एकलव्य रैंक को हासिल करने तक ही काम आएगा। इतना जानने के बाद उस आदमी ने हैरानी के साथ कहा, तो क्या सच में ये एकलव्य रैंक हासिल करने में मदद करता है? आपको विश्वास है? उस आदमी ने ये बात इसलिए दोहराई क्योंकि मार्कस में हर कोई एक बात जानता था, और वो बात ये थी कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो रैंक पर पहुंचने से पहले आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य रैंक के पहले आपके शरीर की ताकत बहुत ही कम होती है और हो सकता है दवाई का असर आपके शरीर पर इतना ज्यादा हो जाए कि आप इसे झेल ना पाओ और आपकी जान चली जाए। यही बात सोचते हुए वो आदमी ध्रुव को घूर रहा था। वो इसकी बोली लगवाने के लिए सहमत भी था और नहीं भी। ये देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।